मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले मेरे द्वारा वर्ग 12वीं का हिस्ट्री सब्जेक्ट से बताया गया है, जिसमें मैं वैदिक सभ्यता टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक सभ्यता में कुछ और भी जो इनसे जुड़ी हुई तथ्य थे वो उसको बताया गया है। फिलहाल अभी मेरे द्वारा जो टॉपिक लाया गया है वैदिक सभ्यता में ही कुछ ऐसे टॉपिक जो रह चुके थे, उसी टॉपिक को हम आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं और वह टॉपिक आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हल करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। फिलहाल ये टॉपिक हम आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं, वो टॉपिक आपको क्लास 12 के लिए लाभदायक सिद्ध तो होगा ही होगा, साथ ही आप आगे जाकर जनरल का प्रश्न का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं बोर्ड पर जो लिखे हैं उसी को बताने के लिए। तो बोर्ड पर जो हम आपको बताए हैं, पहले वैदिक सभ्यता का कालक्रम पहले भी आप लोग जानते हैं और लिख भी दिया गया है कि इसका कालक्रम क्या है। फिलहाल देखा जाए तो हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है नदियां तथा उनके प्राचीन नाम, जो काफी पूछा जाता है। प्राचीन सभ्यता में जो नदी थी, वैदिक सभ्यता में कुछ ऐसे भी नदी थे जिसको प्राचीन, अभी वर्तमान में हम इन नामों से जानते हैं इस नदियों को। पहले प्राचीन समय में इसी नदी को दूसरे नाम से जाना जाता था। ये टॉपिक लेके आए हैं। दूसरा जो टॉपिक है वैदिक काल में प्रशासनिक विभाग का कर्म, जैसे कि आज हम लोग प्रशासनिक विभाग का जो कर्म होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होता है ना ये कालक्रम, ठीक उसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता में जो प्राचीन समय में जो प्रशासनिक विभाग का जो कालक्रम था, ऊंचा पोस्ट किसका था, उससे नीचे किसका था, उनका तो उसके बारे में बताया गया है। पुनः आते हैं जनपद के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, जनपदों की संख्या कितनी है, जनपद का वर्णन किसमें वर्णन किया गया है, किस ग्रंथ से जनपद का हमें ज्ञान मिलता है, इन सभी बातों को हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं, अगला जो टॉपिक है आपको कुछ महाजनपद जो है, उस जनपद में सबसे ज्यादा प्रभावित जनपद कौन है, जनपदों की राजधानी कौन है, और इन सभी टॉपिक को बताने का प्रयास करेंगे। तो हम बिना देर किए चलते हैं टॉपिक को बताने के लिए। तो फिलहाल आप लोग को हम लोग आशा करते होंगे कि आप लोग ये टॉपिक उतार लिए होंगे। अब इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। नदियां तथा उनके प्राचीन नाम। तो अब हम अभी भी हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी कहाँ है, कहाँ से निकलती है और किधर जाकर मिल जाती है, किधर जाकर वह संगम होती है। तो सिंधु नदी के बारे में हम जानते हैं कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, तो वो अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए मिल जाती है। फिलहाल इसी नदी को लेकर अभी भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध का टकराव हुआ है, युद्ध के कारण सिंधु नदी की जो जल समझौता थी, जिसका 80% जल पाकिस्तान यूज कर रहे थे, इस पर भारत ने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है बांध कर, और एक भी जल उधर पाकिस्तान नहीं जाने देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सिंधु नदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंधु नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो सिंधु नदी को प्राचीन नाम क्या था सिंधु नदी का? तो सप्त सैंधव। थोड़ा सा नाम में अंतर है, वही नाम समझिए। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था? सप्त सैंधव। झेलम उसी के इर्द गिर्द से बहती हुई वो पाकिस्तान में होते हुए चली जाती है और सागर भी। तो झेलम नदी का ही प्राचीन नाम क्या था? वैदिक सभ्यता में झेलम नदी को किस नाम से? वितस्ता कहा जाता है। झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। हम लोग सुने होंगे कि जब सिकंदर जो भारत में आगमन किया और भारत में जब सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुई थी 326 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में? 326 ईसा पूर्व में। तो झेलम नदी के तट पर ही किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था युद्ध। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता। चिनाव का प्राचीन नाम आस्किनी। चिनाव का प्राचीन नाम आस्किनी। रावी का रोशनी। रावी नदी पर ही
फिर एक युद्ध हुआ था, कौन? दशराज युद्ध, और किसके साथ? सूरदास के साथ। जब इसकी कहानी हम पढ़ेंगे तो दस राजा का एक संगठन था और सूरदास उसमें था। तो सूरदास जिस राजा के पक्ष में थे उन राजा को क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। और सूरदास की जो तीर अंदाजी करने की जो वीरता थी, उस वीरता को लेकर सूरदास ने क्या किया था? किस नदी के तट पर एक राजा को परास्त किया था? तो रावी नदी के तट पर। यानी इसका इतिहास जब हम सूरदास के बारे में बताएं तो सूरदास जो था वो अंधा रहते हुए और शब्द भेदी बाण चलाने में क्या था? वह आगे था। कौन? सूरदास। और शब्द भेदी बाण, शब्द से ही क्या किए थे? एक राजा को पराजित कर दिए थे। कौन? शब्द भेदी बाण चलाकर। कौन? ये सूरदास। यानी सूरदास को आंखों से तो नहीं देख सकते थे, परंतु सूरदास जब उसके राजा को बंदी बना लिया गया था और कहा कि ये तीर चलाने में बहुत ही माहिर हैं, तो जब उसको तीर चलाने के लिए दिया गया था किसके? किसी निशाने पर, तो निशाने पर जो दिया गया था तो एक संगीत के माध्यम से ही वह राजा को क्या कर दिए थे? सर पर बांध मार दिए थे। कौन? सूरदास। तो किस नदी पर ये बैठक किस नदी पर हुई थी? रावी नदी के तट पर। तो हम आते हैं अब कहाँ पर? व्यास को किस नाम से जाना जाता है? व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता है। व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता है। सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। गंडक को किसके नाम से जाना जाता है? सदा नीरा। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? सदा नीरा। गंडक नदी सदा नीरा। ये गंडक नदी कहाँ बहती है? तो बिहार में ही बहती है। नेपाल से निकलती है, बिहार में ही बहती है। तो उसे अभी किस नाम से जाना जाता है? गंडक को सदा, अभी गंडक बोलते हैं। गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा। काबुल को किस नाम से जाना जाता है? कुंभा। काबुल नदी को क्या नाम है? कुंभा। एक बार फिर हमसे बोलिए, हमारे साथ बोलिए। काबुल को गंडक को सदा नीरा। गंडक को सदा नीरा। सतलज को सतुद्री। सतलज को सतुद्री। व्यास को विपाशा। व्यास को विपाशा। रावी को प्रोसनी। रावी को प्रोसनी। चिनाव को आस्किनी। चिनाव को आस्किनी। चिनाव को आस्किनी। झेलम को वितस्ता। झेलम को वितस्ता। झेलम को वितस्ता। सिंधु को सप्त सैंधव। याद हो गया होगा। सिंधु को, झेलम को वितस्ता। झेलम को वितस्ता। व्यास को विपाशा। व्यास को विपाशा। सतलज के सतुद्री। गंडक को सदा नीरा। गंडक को सदा नीरा। काबुल को कुंभा। याद रहेगा। याद करना बहुत जरूरी है, कंपटीशन में काफी ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। वैदिक काल में प्रशासनिक विभाग का कालखंड। अब देखो, वैदिक काल में जो प्रशासनिक विभाग था, वो विभाग हम डाले, सबसे ऊंचा पोस्ट कौन था? राष्ट्र था। सबसे ऊंचा पोस्ट कौन था? सबसे ऊंचा राष्ट्र था। राष्ट्र के बाद क्या था? जन। जन के बाद क्या था? विष। विष के बाद क्या कहलाता था? ग्राम। ग्राम के बाद कौन था? कुल। राष्ट्र, जन, विष, ग्राम, कुल। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, महादेश। देश के बाद महादेश के बाद देश। देश के बाद राज्य। राज्य के बाद परमंडल आता है। ठीक है ना? परमंडल। परमंडल के बाद जिला। जिला के बाद अनुमंडल। अनुमंडल के बाद प्रखंड। प्रखंड के बाद पंचायत। पंचायत के बाद ग्राम। ग्राम के बाद वार्ड। आता है ना? ठीक उसी प्रकार से पहले प्रशासनिक विभाग में जो बांटा गया था, पहले क्या था? राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब देश। देश। राष्ट्र का मतलब देश। देश को बांट दिया था जन में। जन को बांट दिया था विश्व में। विश्व का फिर छोटी इकाई ग्राम कहलाता था। ग्राम की छोटी इकाई कुल कहलाता था। अब देखना है, एक राष्ट्र जो होता था, उस राष्ट्र का प्रधान होता होगा। तो राष्ट्र का जो प्रधान, जब भी भारत एक राष्ट्र है, भारत देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर प्रधानमंत्री होता है। तो उसी प्रकार से राष्ट्र का जो प्रधान उस समय क्या कहलाता था? राष्ट्र जो यहाँ लिखा है प्रशासनिक विभाग की मुखिया। राष्ट्र का जो मुखिया कहलाता था राजा। राष्ट्र को चलाने वाला राजा कहलाता था। जन को चलाने वाला राजन। राष्ट्र को चलाने वाला राजा। जन को चलाने वाला राजन। विश्व को चलाने वाला
विस्पति, विश्व को चलाने वाला विस्पति, ग्राम को चलाने वाला ग्रामीण, ग्राम को चलाने वाला ग्रामीण, कुल को चलाने वाला पिता कहलाता था। कुल का मतलब हो गया परिवार का जो वंश का जो क्या होता था, उसमें प्रधान कौन होते थे? पिता। समझ में आया ना? तो यही कहा, कुल को चलाने वाला पिता या कुलुप कहा जाता था। इतना समझ में आ गया क्या हम बताने जा रहे हैं? चलो ये याद करना जरूरी है, ये पूछता है, खासकर ये नदियों का नाम। आगे चलते हैं हम बताने के लिए इधर। अब हम पढ़ा रहे हैं क्या जनपद क्या होता है। जनपद जो की बात कही जाए तो प्रशासनिक इकाई की सबसे बड़ा क्षेत्र महाजनपद के नाम से जाना जाता था। जनपद का मतलब होता है जैसे कि अभी हम लोग जो भारत की भूमि को 28 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं ना, उनकी राजधानी होता है ना, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी भारतीय भूमि को कई भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता था। तो छोटे छोटे टुकड़े को कहा जाता था क्या? जनपद। और सबसे विशाल जो टुकड़ा था, शक्तिशाली टुकड़ा था, उसको क्या कहा जाता था? महाजनपद। तो अब यही जो जैसे अभी राज्य है, 28 राज्य हैं, उसी तरह से महाजनपद कितने महाजनपद थे? 16 जनपदों में बांटा गया था। भारतीय भूमि को कितने भागों में बांटा अध्ययन किया? 16 भागों में बांटा गया। 16 भाग का क्या था? राजधानी दी गई थी। तो यहाँ अब हम बताने समझ में आ गया जनपद क्या है, महाजनपद क्या है। अब क्या कर रहा है? प्रशासनिक इकाई की सबसे बड़ा क्षेत्र क्या कहला जाता था? महाजनपद के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिवर्ज था। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज या राजगिरी, ठीक है ना। मगध के मगध का जो राजा कौन थे? मगध का राजा कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार थे। सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था मगध था। और धर्म ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के नाम से जो है, उसमें किसका वर्णन किया है? 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। यानी कम समय में समझोगे तो 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें देखने को मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में। पूछा जाएगा बौद्ध ग्रंथ में किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसका वर्णन? 16 महाजनपदों का। जैन धर्म में किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन धर्म का ग्रंथ है, उसमें भगवती सूत्र का वर्णन किया, उसमें किसका वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आते हैं अब हम कहाँ पर? जो निम्न प्रकार है, जो कि आप देखो 16 जो महाजनपद है, उसका कुछ जनपदों का नाम हम लिख दिए हैं और उसकी राजधानी, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला ले लेते हैं हम अंग। अंग की राजधानी कौन थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी की राजधानी वैशाली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। और उसी तरह से आते हैं वत्स का राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स का कौशाम्बी। मल का कुशावती। चंदी का शक्तिमती। सुरसेन का मथुरा और पंचाल का हरिक्षेत्र, ठीक है ना। इसको लिख लिए होंगे, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से। फिर से एक बार बताते हैं। 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में मौजूद थे। कितने महाजनपद बिहार में मौजूद थे? 3। कौन कौन? मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज सबसे शक्तिशाली था। वो क्या था? शक्तिशाली था और बिहार में ही था। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वो भी कहाँ था? बिहार में ही था। और दूसरा वज्जी कहाँ था? वैशाली कहाँ था? बिहार में ही था। कोई दिक्कत? इस तो पूछा जाएगा कि कौन से महाजनपद बिहार में था। एक कहेंगे अंग, एक बोलेंगे वैशाली, एक बोलेंगे मगध। मगध का राजधानी है ना अंग। वज्जी का वैशाली, अंग का राजधानी चंपा, मगध का गिरिवर्ज। बाकी जो थे कुछ ऐसे थे, ये सारे उत्तर प्रदेश में हैं। 6 और थे और वो अलग राज्य में थे। कोई दिक्कत? तो चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।